हम भगवान को प्रार्थना कर रहे थे और मोदी जी ने उसको फ्री डिक्लेयर कर रहे। और क्या चाहिए भाई? मोदी जी आए तो 14 में है, लेकिन उन्होंने काम करना 47 से हिसाब करना चालू किया है। ये समस्या मेन है लोगों को। सर अच्छे दिन हम लोग को खुद को करना है, नॉट ओनली प्राइम मिनिस्टर। आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर खुद ही करना है। मुझे तो बात ध्यान आ गई स्मृति ईरानी की, जब उन्होंने अपने सिर पर सिलेंडर रखकर और वो सड़कों पे उतरी थी। मुझे तो यही नहीं पता स्मृति ईरानी गई कहाँ है, उन्हें दिखाई नहीं दे रहा है। जब देश में विपदा आई थी तो कहाँ थे विपक्ष वाले, जो आज विपक्ष वाले कहते हैं कि हम हैं। तब भी तो मोदी सरकार ने सबको अनाज पहुँचाया ना साल तक, और जो बेचारे गरीब लोग थे उनको पैसा दिया जिससे उनको कोई दिक्कत ना है। चाहे कितना भी पैसा दिया गया, उनकी दिक्कत को उन्होंने सोल्व करी। एक प्रधानमंत्री झूठ बोले वो देश हित में बात होती है, कैसे देश हित में? क्या झूठ बोला? उन्होंने झूठ बोला, नोटबंदी हुई, बोले 100 दिन 50 दिन दीजिए। भाइयों बहनों, हमें 50 दिन दीजिए। 50 दिन में अगर स्थिति सामान्य नहीं हुई तो हमें चौराहे पे खड़े करके फांसी लगा देना। क्यों फांसी पे नहीं लटके? वो उन्हें खुद ही शर्म आनी चाहिए थी। कि जो सहायता इस सरकार ने दी है, चाहे किसी भी स्टेट की हो, वो उनको पता लगाना चाहिए कि उनकी पूर्ति करने के लिए उनको कहीं तो कहीं रेट बढ़ाना ही पड़ेंगे ना। टैक्स फ्री हो जाएगा भाइयों बहनों, तुम्हें टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ये बाबा रामदेव जी ने कहा था। कहाँ से उनका इतना बिजनेस? वो जो सलवार पहन के भागे थे, आज बहुत अच्छी बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहा है। उनका बिजनेस क्यों चल रहा है? जो कांग्रेस का रूल था वो अंग्रेजों का रूल चलता था उन पे, और अपने परिवार पे उन्होंने अंग्रेजों का रूल बना रखा था, अपना रहे करते थे। जो आप जो कहते हैं, आप जो बोलते हैं कि उनके टाइम पे बढ़े, उनके टाइम पे भी ये पैसे, हड़तालें उनके टाइम पे भी हुई है। किसान आंदोलन हुआ था तो उसमें गोलीबारी लठबाजी चलाई गई थी। आरामदेव का आंदोलन हुआ था, उसको भी रातों रात भगाया गया डर के। ये बताइए डीजल पेट्रोल पे जीएसटी क्यों लागू नहीं हो रही है? झूठ बोला नहीं बोला? और जो झूठ बोलता है वो देशभक्त नहीं हो सकता, वो देश का गद्दार होता है। पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ा रहे हैं। अभी 30-40 हजार सैनिक खड़ी थी वहाँ पे लद्दाख में, वो 7-8 महीने उनका खर्चा नहीं हुआ। वो खर्चा कहाँ से आएगा? यही सबसे आएगा। अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी चल रही है, किसी को भी उठा के बंद कर दिया जा सकता है। बिल्कुल यूएपीएमए के अंदर, एनएसए के अंदर बंद कर दिए। आप महीनों तक पड़े सड़ते रहो, आपकी कोई जमानत नहीं हो सकती। आपको मोदी जी का खर्च क्या है आपको याद हो रहा है, अरविंद केजरीवाल का याद नहीं हो रहा है, उधर पंजाब में मुख्यमंत्री का खर्च याद नहीं हो रहा है, साउथ के कोई मुख्यमंत्री उनका याद नहीं हो रहा है। लगातार देश में बढ़ रहे पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमत और पब्लिक पर इसका क्या असर पड़ रहा है, ये हाल जानने के लिए हम पहुंचे हैं दिल्ली के दिल यानी कनॉट प्लेस में। यहाँ पर हर तरह के लोग होते हैं, युवा होते हैं, बूढ़े होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, बच्चे होते हैं। आज सबसे जानेंगे कि क्या उन पर कोई असर पड़ रहा है, और जो महिलाएं हैं उनसे भी जानेंगे कि वो अपना घर द्वार कैसे चला रही हैं, उनके बजट पर क्या असर पड़ रहा है, और साथ ही साथ ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या मोदी जी जो काम करते हैं वो देश हित में, राष्ट्र हित में करते हैं, और लोगों से सीधे जानते हैं। जी आप बताइए, पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस की कीमत, पेट्रोल की कीमत शतक पार कर चुकी है और पिछले 10 दिन में 75 रुपया दाम बढ़ चुका है रसोई गैस का। इसे आप कैसे देखते हैं? क्या आपके पॉकेट पर भी कोई असर पड़ा इसका? अरे भाई, मुझे तो बात ध्यान आ गई स्मृति ईरानी की, जब उन्होंने अपने सिर पर सिलेंडर रखकर और वो सड़कों पे उतरी थी। मुझे तो यही नहीं पता स्मृति ईरानी गई कहाँ है, उन्हें दिखाई नहीं दे रहा है कि उसकी जो है गैस की कीमत इतनी बढ़ चुकी है। और जब प्रधानमंत्री जी जो कभी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, मैं तो कह रहा हूँ ऐसा भी दिन आए कभी प्रधानमंत्री हुआ करें, वो जो उन्होंने एक आवाज़ उठाई थी कांग्रेस के टाइम में कि ये पेट्रोल और हमारे देश के करेंसी गिरने पर, जब कांग्रेस की सरकार थी, प्रधानमंत्री जी ने ये कहा था कि देश का सिक्का गिरता है और पेट्रोल की जब कीमत बढ़ती है तो हमें जो है हमारे प्रधानमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। मेरे समझ में नहीं आ रहा, वो प्रधानमंत्री आज प्रधानमंत्री खुद हैं जबकि वो मुख्यमंत्री थे, तो अब उन्हें क्या हो गया? वो इस्तीफा क्यों नहीं देते, जबकि वो हिंदुस्तान से आज तक झूठ बोलते चले आए हैं। देखिए मैं बता रहा हूँ, मोदी जी जो भी करते हैं वो तो राष्ट्र हित में करते हैं, देश हित में करते हैं, कुछ तो में करते हैं। एक प्रधानमंत्री झूठ बोले वो देश हित में बात होती है, कैसे देश हित में? क्या झूठ बोला? उन्होंने झूठ बोला, नोटबंदी हुई, बोले 100 दिन 50 दिन दीजिए। भाइयों बहनों, हमें 50 दिन दीजिए। 50 दिन में अगर स्थिति सामान्य नहीं हुई तो हमें चौराहे पे खड़े करके फांसी लगा देना। क्यों फांसी पे नहीं लटके? वो उन्हें खुद ही शर्म आनी चाहिए थी। जबकि नोटबंदी से क्या आज तक नहीं उभरे हैं लोग। काला धन कहाँ गया, कहाँ आया काला धन? एक बताओ मुझे, 2000 का नोट चला दिया और काला धन इकट्ठा होने लगा। ये झूठ बोलते हैं और इनके बस की नहीं है।
हम सरकार से एक ही मांग करते हैं, इनके बस की नहीं है पेट्रोल डीजल के रेट उतार सकेंगे, ये इस्तीफा दें और किसी और को मौका दें, इनके बस की नहीं है, ये लुटेरे हैं, झूठे हैं, मक्कार हैं, ये किसानों के तक के नहीं है। बाबा रामदेव ये कह रहे हैं कि अगर आपके पॉकेट से पैसा जा रहा है तो कहाँ जा रहा है? पेट्रोल सुनिए मेरी बात, मेरा सवाल सुनिए। पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है तो कहाँ जा रही है? देश हित में तो काम आएगा पैसा, देश के ही तो काम आएगा। बाबा रामदेव ने जब ये इलेक्शन लड़े थे, बीजेपी जब इलेक्शन लड़ी थी, जब प्रधानमंत्री, इससे पिछली बार जब प्रधानमंत्री 2014 में, तो बाबा रामदेव ने ये कहा था उन 1.5 आंख वालों ने कि जब बीजेपी सरकार हिंदुस्तान में आ जाएगी टैक्स फ्री हो जाएगा, भाइयों बहनों तुम्हें टैक्स नहीं देना पड़ेगा, ये बाबा रामदेव जी ने कहा था। कहाँ से उनका इतना बिजनेस? वो जो सलवार पहन के भागे थे, आज बहुत अच्छी बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं, उनका बिजनेस क्यों चल रहा है? अरे सब, हर एक व्यापारी परेशान है, हर एक छोटे से लेके बड़ा तक परेशान है, मगर नहीं, बाबा रामदेव ने तो अभी कोरोना की दवाई भी बना दी थी। अरे पता ना कहाँ से बना देते हैं। पूरी दुनिया जब रिसर्च कर रही थी, खोज कर रही थी दवाई की, बाबा रामदेव ने बना दिया था। सोच वो के सब फर्जी थी, क्यों नहीं लागू हुई? उनकी दवा लागू हुई क्या हिंदुस्तान के अंदर? वो सिर्फ झूठे हैं और इन्होंने हमेशा झूठ बोला है। और एक और थे, मेरे समझ में नहीं आ रहा, वो पता ना कहाँ गए, जो जिनको क्या करते थे, अन्ना शायद ऐसी कुछ नाम था, अन्ना 2 लाख था या अन्ना हजारे था, वो पता ना कहाँ सोए हुए हैं। वो जो अपने जब बीमार होते हैं, जब वो आते हैं, आज किसान रोडों पे पड़ा हुआ है। भाई बहुत शर्म की बात है, इस सरकार को समझ में नहीं आ रहा और रेट पे रेट बढ़ते चले जा रहे हैं। इसी तरीके से मैं ये कहना चाहता हूँ आपके चैनल से कि जो किसान भाई आज भी गुमराह हैं, वो अपने सही रास्ते पर आ जाएं, आने के बाद में इनकी नीतियों को समझें। हम लोगों से, किसानों से ये खरीद के इनके घरों में भर देंगे। उसके बाद में फिर जैसे ये पेट्रोल के रेट, जब इन्होंने GST लागू करा था, ये कहा था एक देश एक टैक्स होना चाहिए, तो ये बताइए डीजल पेट्रोल पे GST क्यों लागू नहीं हो रही है? झूठ बोला नहीं बोला? और जो झूठ बोलता है वो देशभक्त नहीं हो सकता, वो देश का गद्दार होता है। आप इसका मतलब आप क्या कहना चाहते हैं? प्रधानमंत्री गद्दार हैं? अरे भाई, जो इतनी जनता से झूठ बोल रहा है, पूरे हिंदुस्तान की जनता से झूठ बोल रहा है, तो उसे क्या कहेंगे? बताइए आप क्या कहेंगे? तो टैक्स ले रही है आपके पैसे से। GST जब ये लेकर आए थे, इन्होंने ये कहा था हम GST लेकर आ रहे हैं, उससे सब लोगों को फायदा होगा, एक देश एक टैक्स होगा। तो ये डीजल पेट्रोल पे GST लागू क्यों नहीं करते? ऑटोमेटिकली रेट घट जाएंगे। वन नेशन वन इलेक्शन और वन टैक्स, यही कहा था उन्होंने। हाँ कहा था, कहाँ लागू करा इन्होंने? बताइए, हर चीज पे GST लग रहा है, मगर डीजल पेट्रोल पे क्यों नहीं लगा रहा है? मुझे ये जवाब दे दो। आज GST ये डीजल शराब पे भी तो नहीं लग रहा, शराब तो पी रहे ना लोग। तो शराब तो बंद कर दें, आज बंद कर दें, हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा शराब से। शराब बिहार में बंद हो गया, लेकिन फिर भी तो पी रहे हैं लोग। हाँ तो क्यों पी रहा है शराब? बीजेपी सरकार, बिहार में बीजेपी की ही सरकार है, इन्हें डूब के मर जाना चाहिए वहाँ पे, बंद कर रहा है अगर पे चल रही है तो। हाँ, आप वैसे करते क्या है? भाई मैं कान की सफाई का काम करता हूँ। मैं जब 10 रुपया लेता था, आज 5 रुपए देने को तैयार नहीं है। बोले भाई पेट्रोल बढ़वा लिया मैंने, 100 रुपए लीटर पेट्रोल बढ़वाया। कहाँ से लोगों के पास बचे? राष्ट्र हित में बढ़ाइए। अरे कहाँ राष्ट्र हित यार, राष्ट्र हित बता रहे हो आप? ये तो देशद्रोही हो रहा है, लूटा जा रहा है, गला काटे जा रहे हैं, पब्लिक आम जनता को लूटा जा रहा है। क्यों? जब देश में पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़ते हैं तो हर चीज के रेट बढ़ जाते हैं, क्योंकि ये पहिया जब घूमता है, ये पेट्रोल और डीजल से घूमता है, और दुनिया, हम लोगों का जो पेट भरता है इस पहिए से ही बढ़ता है। इसलिए जब तक डीजल पेट्रोल पे GST लागू नहीं होगा, जब तक कुछ नहीं हो सकता। और मैं तो सरकार से एक मांग करता हूँ, सरकार के बस की नहीं है रेट घटाना, और हिंदुस्तान के अंदर की गरीबी खत्म करना, बेरोजगारी खत्म करना। ये इस्तीफा दे और किसी और को मौका दे। चलिए और भी कुछ लोगों से जानते हैं कि वो कैसे देखते हैं पेट्रोल डीजल की जब कीमत बढ़ रही है। जी आप बताइए, आप क्या करते हैं? मैं रिटायर्ड बंदा हूँ। क्या? 65 से ऊपर मेरी एज है। अच्छा, तो पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ रही है, रसोई गैस की कीमत बढ़ रही है, तो आपके भी बजट पर कुछ असर पड़ रहा है इसका? नहीं, बजट पे तो असर आता है, इसमें तो कोई शक नहीं है। अच्छा। पर जो देश के लिए कार्य हो रहे हैं, जो जन सुविधाओं के लिए कार्य हो रहे हैं, जो जीवन रक्षा के लिए कार्य हो रहे हैं, उसमें तो खर्चा बढ़ेगा ना। अब देखिए, जो धरना प्रदर्शन होते हैं, नुकसान पहुँचाता है सरकार को, उसकी भी तो पूर्ति करनी होती है। पर ये नहीं है कि आप लोग हर एक ही संस्था में होकर कुछ टाइम के लिए पैसे बढ़ते हैं तो फिर डाउन भी होते हैं। पर अफसोस एक बात का होता है, अगर पैसे डाउन होते हैं तो उसको अपने रेट कम नहीं करता, वो रेट उतने ही उतने रखता है जो बढ़ाए जाते हैं। इस बात का अफसोस होता है। वो भी जब रेट डाउन होते हैं तो उनको भी अपने रेट डाउन करने चाहिए। मतलब आपका कहने का मकसद ये है कि मोदी जी ने जो पेट्रोल का दाम बढ़ाया, शतक पार कर चुका है पेट्रोल। नहीं, मैं ये आपको कहना चाहता हूँ, हम किसी एक को कसूर नहीं दे सकते। अच्छा। कि ये पीछे से आता है पेट्रोल, हमारे हिंदुस्तान के हाथ में नहीं है।
वो विदेश से वो होता है यहाँ तो पर। विदेश से तो 30 रुपए में आता है, नहीं, ये गलत सूचना है, कितने में आता ये गलत धारणा है। 30 वहाँ भी रेट अप डाउन होते रहते हैं, अच्छा। इसीलिए आप एक नहीं कह सकते वहाँ ठीक है, 30 का आता है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब लॉकडाउन था, पूरी दुनिया बंद थी, तो पेट्रोल की कीमत 25 पे पहुंच गए थे। क्रोकोडाइल जिस वक्त लॉकडाउन था, पाकिस्तान जैसी कंट्री के लिए सऊदी अरेबिया ने फ्री पेट्रोल दिया था। रीज़न पता है आप लोगों को क्या है? रीज़न ये है कि ऑयल इंडस्ट्रीज़ जो है ना, ये बंद नहीं हो सकती। कभी एक बार स्टार्ट हो जाए तो इनकी मेंटेनेंस फेज में होती है कि अगर एक बार शट डाउन हो जाए तो कई महीने लगते हैं और कई हजार बिलियन डॉलर का खर्चा। पाकिस्तान से मैंने समझा मैं बताता हूँ, पाकिस्तान जैसी कंट्री को फ्री दिया था इसलिए कि इतना सरप्लस ऑयल हो रहा था उनके पास, मिनिमम प्रोडक्शन करने के बावजूद को नहीं दे भी। इंडिया का क्यों देंगे वो? पाकिस्तान मुस्लिम कंट्री है इसलिए उनने दिया उनको। दैट इज द ओनली रीजन। आज क्या हो रहा है कि बिल्कुल गवर्नमेंट ने जो ऑयल की कॉस्ट हैगी उससे कहीं ज़्यादा टैक्सेस लगा रखे हैं। क्यों? गवर्नमेंट के पास सोर्स ऑफ इनकम ही नहीं है कुछ भी, बिल्कुल भी। जबकि अब जीएसटी पूरा आ गया है, जीएसटी 130 पे पहुंच गया है, बिल्कुल 1,30,000 करोड़ के ऊपर। उसके बावजूद भी नहीं कर रहे। सारी पब्लिक अंडरटेकिंग जितनी भी सक्सेसफुली जो रन कर रही थी, जो डिविडेंड पे कर रही थी, LIC जैसे, इंडियन ऑयल जैसे, भारत पेट्रोलियम जैसे, सबकी डिविडेंड बेच रहे हैं बिल्कुल। क्यों? रीज़न क्या आएगा? बिल्कुल रीज़न इनका समझ में नहीं आ रहा कि ये सोशलिस्ट मिक्स इकोनॉमी को हटा के कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बनाना चाहते हैं। सारे अमेरिका की तरह कैपिटलिस्ट बैठाना चाहते हैं। बिल्कुल आप ये बताइए। इंडिया देखिए, कल तो एक तस्वीर भी वायरल हो गई कि अडानी गैस लिखा हुआ है। बिल्कुल है। आप ये बताइए मेरे को, फार्मर एगिटेशन चल रहा है, फार्मर एगिटेशन चल रहा है, ठीक है? ये तो इसी साल लेके आएंगे, मतलब लास्ट ईयर लेकर आएंगे। इससे पहले 3 साल पहले से अडानी अंबानी ने अपने FCI से कहीं ज़्यादा बड़े 3 टाइम ज़्यादा बड़े अपने गोडाउन्स बना लिए थे। क्यों बना लिए थे? लॉ तो अब आएगा, लॉ भी नहीं आया तो इन्हें पास कराया ज़बरदस्ती में। इसका मतलब पहले से वेल प्लान था सारी स्ट्रैटेजी बिल्कुल कि प्राइवेटाइज करना। राहुल गांधी जो कह रहे हैं कि हम दो, हमारे दो की सरकार। गांधी को भूल जाइए, राहुल गांधी को भूल जाइए। विपक्ष के नेता है वो, ठीक है, विपक्ष के नेता हैं, जो भी हैं विपक्ष के नेता हैं। विपक्ष के नेता होने के बाद क्या कर रहे हैं वो? क्या कर रहे हैं? बिल्कुल आपके हिसाब से क्या करना चाहिए? करना ये चाहिए सबसे पहले तो ऑपोजिशन को यूनाइटेड होना है। ममता बनर्जी अपनी कहानी में, तो इसका फायदा किसको मिल रहा है? तो मोदी जी तो इसलिए कह रहे हैं ना कि जब कोई हमें हरा नहीं पा रहा, राजनीतिक हित के लिए किसान आंदोलन भी चल रहा है, ये सब कांग्रेस जितने भी विपक्षी दल वो कर रहे हैं। जब ये लोग ऑपोजिशन में थे तब यही कहते थे। जब अन्ना हज़ारे ने मूवमेंट किया था, किसका था वो? किसका था वो अन्ना हज़ारे का मूवमेंट? लोकपाल के लिए क्या था? लोकपाल के लिए क्या था? आज कहाँ है लोकपाल? हित के लिए क्या था उन्होंने? कहाँ है? कौन सा जनहित हो रहा है बताइए आज की डेट में? कौन सा जनहित हो रहा है? मोदी जी आगे सब कुछ आज हो जो रहा है, अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी चल रही है। अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी चल रही है, किसी को भी उठा के बंद कर दिया जा सकता है। बिल्कुल UAPMA के अंदर, NSA के अंदर बंद कर दिया। आप महीनों तक पड़े सड़ते रहो, आपकी कोई जमानत नहीं हो सकती, कोई जमानत नहीं हो सकती आपकी। बिल्कुल लॉ ऐसा है ये। बिल्कुल एक मिनट सुनिए, मैं बताता हूँ आप लोगों को, ये भी नहीं मालूम होगा NSA के अंदर सुप्रीम कोर्ट आता ही नहीं है। आप जानते हैं अगर आपके ऊपर NSA लगा दिया जाए, सुप्रीम कोर्ट नहीं आ सकता, उसके अंदर इन्वॉल्व हो सकता बिल्कुल भी। ये एक पैनल बना हुआ है जिसके अंदर ऑपोजिशन के भी लीडर्स होते हैं और गवर्नमेंट के भी होते हैं। वही डिसाइड करेंगे कि NSA लगाया जायज़ है कि नाजायज़ है। मुद्दा मेरा है कि पेट्रोल डीजल की कीमत, जी आप बताइए। मैं ये रसोई गैस पेट्रोल डीजल की, मैं कोई पाकिस्तान की बात यहाँ पर नहीं करूँगा। पाकिस्तान को फ्री मिलता है, कैसे मिलता है, पाकिस्तान जाने, वो उनकी कंट्रियाँ जाने। और ना ही मैं मुसलमान और हिंदू की बात करूँगा यहाँ पर। मैं तो देश की बात करूँगा। जब देश में विपत्ता आई थी तो कहाँ थे विपक्ष वाले? जो आज विपक्ष वाले कहते हैं कि हम हैं, तब भी तो मोदी सरकार ने सबको अनाज पहुंचाया ना साल तक। और जो बेचारे गरीब लोग थे उनको पैसा दिया जिससे उनको कोई दिक्कत ना आए। चाहे कितना भी पैसा दिया गया, उनकी दिक्कत को उन्होंने सोल्व करी। तो पैसा कहाँ से? मैं यही कहना चाहता हूँ, लोग थोड़ा समझें और सोचें कि जो इतना खर्चा हुआ है सरकार का, उसकी पूर्ति कहाँ से करेंगे? अगर जिस दिन सरकार के बारे में सोचना उन्होंने शुरू कर दिया लोगों ने कि जो सहायता इस सरकार ने दी है, चाहे किसी भी स्टेट की हो, वो उनको पता लगाना चाहिए कि उनकी पूर्ति करने के लिए उनको कहीं तो कहीं रेट बढ़ाना ही पड़ेंगे ना। जी अच्छा, एक हाँ जी सवाल करो। आप ये बताइए, अरविंद केजरीवाल की 6 साल से सरकार है, कंटिन्यूसली 50% इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर सब्सिडी दे रहा है। वो कहाँ से दे रहा है? वाटर के ऊपर 20 किलोलीटर का फ्री दे रहा है। कैसे दे रहा है वो? कैसे दे रहा है वो उसका? बस में महिला को, बस में महिला, नहीं। मैं ये बताना चाहता हूँ, शायद भाई साहब दिल्ली में नहीं रहते, ये दिल्ली से बाहर रहते हैं तो उनको कुछ मालूम नहीं है। हमें पता है ना, बिल 20-20 हज़ार रुपये हम भरते हैं, 16-16 हज़ार बिजली का हम भरते हैं, पानी का 3-3, 4-4, 5-5 हज़ार हम भरते हैं। हमें मालूम है ना इस चीज़ का। इन भाई साहब को बताओ कौन सा बिल इन्होंने भर के दिखाया। अच्छा, एक सवाल है आपसे। आप कह रहे हैं कि सही बात सरकार, लेकिन ये बात सुब्रमण्यम स्वामी को क्यों नहीं समझ में आती? वो कह रहे हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया था अभी कुछ दिनों पहले कि सीता के नेपाल में जो पेट्रोल की कीमत 50 रुपये लीटर है,
पाकिस्तान में भी कम है, बहुत कम रेट है, श्रीलंका में भी बहुत कम रेट है, लेकिन राम के हिंदुस्तान में बहुत महंगा पेट्रोल मिल रहा है, शतक पार कर चुका है। देखिए, इसमें आप क्या कहेंगे? सुब्रमण्यम स्वामी बीजेपी के बड़े नेता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। सुरेश भाई बड़े सुलझे सलझे वकील भी हैं बड़े। हाँ, बहुत और बड़े आदमी हैं, उन्होंने इंदिरा गांधी और वो जो कहते हैं थोड़ा किसी पॉइंट पे बोलते हैं, वैसे नहीं वो बोलते फालतू तो वो फालतू। पेट्रोल की जो कीमत बढ़ी उसी में मैं पेट्रोल की कीमत बोली ना, मैंने कहा पेट्रोल विदेश से आयात होता है। आपको मैं ये कहना चाहता हूँ कि तो कांग्रेस के समय 2014 से पहले भी तो आयात होता था। आयात होता था तो उस टाइम इतनी भुखमरी नहीं थी, इतने आपदा नहीं आई थी जितनी आपदा अब आ रही हैं। कांग्रेस चाहे कुछ भी होता था। मोदी जी कहते हैं कि हम तो नसीब मेरी वाले बात हैं। पूरी नहीं हुई। मैं जो कांग्रेस का रूल था वो अंग्रेजों का रूल चलता था उन पे, और अपने परिवार पे उन्होंने अंग्रेजों का रूल बना रखा था, अपना रहे करते थे। जो आप जो कहते हैं, आप जो बोलते हैं कि उनके टाइम पे बढ़े, उनके टाइम पे भी पैसे हड़तालें उनके टाइम पे भी हुई है। किसान आंदोलन हुआ था तो उसमें गोलीबारी लठबाजी चलाई गई थी। आरामदेव का आंदोलन हुआ था, उसको भी रातों रात भगाया गया डर के। पर ये मोदी सरकार है, बड़े संयम से काम लेती है, और पुलिस से भी संयम से काम लेती है। तो आपको सोचना चाहिए, जो नुकसान होता है, क्षति पहुंचाते लोग। लाल किले के अंदर जो हमारे आवाज, देश का अपमान हुआ ना, देश का पूरे छवि खराब करने की कोशिश की, पूरे सब लिंक सामने आ रहे हैं आस्ते आस्ते। मैं ये कहना चाहता हूँ पब्लिक को थोड़ा संयम रख के काम लेना चाहिए। अगर कहीं पर कुछ उतार भी होता है तो नीचे चढ़ाव भी होता है तो उतराव भी आता है। इट इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ कांग्रेस और बीजेपी। मैंने क्या कहा था? राहुल गांधी को हटाइए आप बीच में। मैंने क्या बोला? एक मिनट आप खामोश रहिए, आप एक मिनट खामोश रहिए। आप बोल चुके हैं काफी, आप बोल चुके हैं दिल्ली के नहीं है, फलाना ढिमकाना, रिमेन क्वाइट नाउ, ठीक है। इट इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ बीजेपी। अब बीजेपी की जगह कांग्रेस आ जाएगी तो क्या हो जाएगा? तब कौन से वो हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे? ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल सवाल यही है कि बीजेपी ने भी कुछ अच्छे काम किए हैं डेफिनेटली, और हम ये भी नहीं भूल सकते कि पिछले 70 सालों में कितने अच्छे काम हुए हैं, ठीक है। सवाल इस बात का नहीं आएगा, सवाल इस बात का है कि हमें ये बात क्या हुआ 70 साल में अच्छे काम क्या हुआ? पहले मुझे ये बताइए। इस वक्त आप पेट्रोल की बात के ऊपर कर रहे हैं ना, पेट्रोल की बात के ऊपर मैं कहना चाहूंगा बिल्कुल कि गवर्नमेंट के पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है इस वक्त। उन्हें टैक्सेस अगर नहीं बढ़ाएंगे तो कैसे काम चलेगा? जबकि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर ऑयल की कीमत बहुत कम है, अभी भी कम है बहुत। 30 रुपए लीटर, 30 रुपए लीटर है कि बैरल डॉलर, और वो भी बैरल में हम लीटर में लेते हैं। वो बैरल होता है, जो एक बैरल होता है वो 3 लीटर के बराबर आता है। सॉरी, गैलन जो होता है, गैलन की बात कर रहा हूँ मैं। गैलन इज इक्वल टू 3 लीटर्स के बराबर गैलन होता है बिल्कुल, ठीक है। अब सवाल यह है इनका कि भाई कहाँ से जनरेट किया जाए? बिल्कुल फॉरेन इन्वेस्टमेंट आपका रुका पड़ा है, कुछ नहीं आ रहा खास, ठीक है ना। लोगों ने रोक के बैठे हुए हैं। ये टेस्ला का, अमेरिका गए थे, टेस्ला के प्लांट के अंदर जाके वहाँ के एम्प्लॉयज़ के साथ बैठ के आए थे। टेस्ला के जो ओनर्स हैं उनको कि भाई टेस्ला इंडिया में प्लांट लगा आके, उनने यहाँ से झूठे मूठे आश्वासन दे दिए, बाद में डिक्लेयर हुआ कि चाइना में प्लांट लगा रहे हैं। F-16 फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए अमेरिका फोर्स कर रहा है कि भाई हम आपके लिए बना के देंगे, लेकिन जो एयरक्राफ्ट इंडिया चाहता है वो एयरक्राफ्ट बना के इंडिया में देने को तैयार नहीं है बिल्कुल। वो कह रहे हैं हम F-21 बना के देंगे आपको, विच इज़ फार बेटर देन 18। तो बट आप मुझे ये बताइए कि जो सुनिए। पेट्रोल की कीमत जो बढ़ी वो सही है? देखिए पेट्रोल, आपके पास सोर्स क्या है फिर? तो सरकार, इतना बड़ा देश है, आप वही तो मैं, इसीलिए तो मैं आपको ये सब चीज़ें बता रहा हूँ। जब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा, पेट्रोल भी दूसरे देश की, अब वहाँ से पेट्रोल भी दूसरे देश से आता है, लेकिन अगर गवर्नमेंट टैक्स नहीं लगाएगी, स्टेट गवर्नमेंट उसके ऊपर टैक्स नहीं लगाएगी। देखिए हमारी मीडिया दिन रात दिखाती रहती है कि पाकिस्तान नंगा ईरान, पाकिस्तान भीख मंगा पाकिस्तान। एक सेकंड, हाँ जी, अच्छा बताइए। एक मिनट में कहे कि बात सब खत्म करना चाहता था। देखिए हमें आंखें बंद करके नहीं सोना चाहिए, और हमें जो सरकार है इसको प्रोत्साहन करना चाहिए। उसका मनोबल गिराना भी नहीं चाहिए सरकार का। जो होता है सरकार अपने जेब से जानबूझ के, कितना आपको पता है कितने वैक्सीन उन्होंने कोरोना की पूरे देशों में पहुंचाई है सरकार ने। सहायता करिए लोगों की जान माल की। पहले देश से अगर सुरक्षा भी चाहिए तो हथियारों की जरूरत होती है भारत सरकार को। इसलिए इस जो भी काम किए गए सरकार ने पूरे भारतवर्ष की सुरक्षा के लिए काम किए गए। विदेशों को भी उन्होंने सहायता मदद करी है, उसके लिए कोई फ्री में तो कुछ होता नहीं, कुछ खर्चा लगता है। तो जो एक बात है, देश के किसान जो यहाँ पे फांसी लगा रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं, कड़ाके की ठंड में धरना दे रहे हैं, 80 दिन से आता है। नहीं, हम किसानों के साथ हैं, इसलिए किसानों के साथ है, वो अन्नदाता है। पर अगर जो लाल किले पे छोड़ के तोड़फोड़ करते हैं, जो पुलिस वालों को मारते हैं, घायल करते हैं, वो किसान नहीं है मेरी नज़रों में। चलिए, इनका कहना है कि विदेशों में जो कोरोना वैक्सीन बेच रहे हैं और भी लोग, हाँ कोरोना वैक्सीन जो फ्री में भेजी जा रही है, हम लोग आपको फ्री में लग रही है क्या? लगेगी? अभी तो सिर्फ हेल्थ वर्कर्स जितने भी पुलिस आर्म फोर्सेज वाले उनको फ्री लग रही है, फ्रंट लाइन वॉरियर्स को लग रही है। क्या आपको लगेगी फ्री में? आप इंडिया से बाहर तो फ्री भेज रहे हो, भेजिए, जरूर भेजिए, सारे नेशंस को जरूर भेजिए, लेकिन क्या आपको, हमारे को 125 करोड़ लोगों को फ्री लगेगी? ये शख्स लगा सकता है, ये लगा सकता है, एक गरीब आदमी लगा पाएगा? सरकार तो कह रही है सबको लगाएगा। सरकार कैसे लगा देगी? सरकार अनाउंस करे ना। वही बात आ रही है घूम फिर के, सरकार के कहने में और करने में फर्क आ जाता है। किसान यही तो आपसे मांग कर रहे हैं कि आप एमएसपी लिख के दे दो हमारे को। मोदी जी ने तो डंके की चोट पे कहा एमएसपी, डंके की चोट पे वो आप कहने से क्या होता है? कल को सरकार बदल जाएगी इनकी, दूसरी आएगी, भाई हमने तो कहा ही नहीं था।
अगर आपके पास रिटन डॉक्यूमेंट है तो सरकारें बदलती रहें, वो जो हो गया डॉक्यूमेंट हो गया अब बिल्कुल। मोदी जी जो है, अब बजट जो पास हुआ, अब एग्रीकल्चर सेस भी लगाया उन्होंने, डीजल पे 4 रुपया, पेट्रोल पे 2.5 रुपया, तो ये तो किसान को मजबूत करेंगे आपको अब किसान को मजबूत करेंगे। आपके ऊपर स्वच्छता अभियान के ऊपर भी उन्होंने टैक्स लगाया था, कितनी स्वच्छता आपको दिखती हैगी? हर चीज़ के ऊपर अगर टैक्स लगा दोगे तो एक आम आदमी कहाँ जाएगा भैया? सोर्स ऑफ इनकम बंद हुए पड़े हैं, लोगों की सैलरियाँ नहीं मिल पा रही थी, प्रमोशन नहीं हो रहे, इंक्रीमेंट्स नहीं हो रहे हैं, क्योंकि बिजनेसेस नहीं आएंगे। भैया आपको डिमांड बढ़ानी पड़ेगी, तभी सप्लाई बढ़ पाएगी। जब डिमांड ही नहीं आप बढ़ा पाओगे, लोगों की जेब में पैसा ही नहीं डाल पाओगे, तो सप्लाई क्या करेगी? खाक करेगी। जब गाड़ियां ही नहीं खरीद पाएंगे लोग, तो मैन्युफैक्चरिंग करके क्या करोगे? लोगों के पास खाने को नहीं हो रहा है भैया। ये कहने की बातें हवाओं में कि बहुत कुछ चल रहा है, ये दोनों सरकारों के साथ था, पहले भी हुआ है ये बातें, ऐसी नहीं है कि पहले नहीं हुई, अब भी वही हो रही है। लेकिन अब जो हो रहा है बहुत गलत हो रहा है बिल्कुल। कोई भी अगर एक आवाज़ उठा दे, कोई भी एक बार NSA UPA लगा के सबको अंदर डालो बिल्कुल। मोदी जी का इनका और अमित शाह जी का ये हिसाब है। पता नहीं यहाँ खड़े हो, मेरे को भी बटन डाल दें बिल्कुल, कोई भरोसा नहीं है इनका। पड़े रहो आप साल 6 महीने तक, कोई जमानत नहीं मोदी होगी। जी तो कहते हैं कि मतलब आप मेरा विरोध कीजिए, जितना आप विरोध करेंगे उतनी डेमोक्रेसी मजबूत होगी। कोई ऑपोजिशन है ही नहीं। मैंने शुरू में आपको क्या बोला था? कोई ऑपोजिशन है? विरोध करके कोई Opposition है या मीडिया दिखा नहीं रही है? मीडिया बिका हुआ है सारा। अच्छा, मैं तो साफ बोल रहा हूँ, कौन से 1-2 चैनल्स को छोड़ दिया जाए है, 1-2 न्यूज़पेपर्स को छोड़ दिया, सारा मीडिया बिका हुआ है। अर्नब गोस्वामी जैसे बिके हुए हैं बिल्कुल, है रजत शर्मा जैसे बिके हुए हैं, जी न्यूज़ क्या नाम है उस चौधरी का बना हुआ, सब सुधीर चौधरी। कोई उन चैनलों में से आप देखना ढंग से बैठ के, कोई अगर एंटी बीजेपी, एंटी गवर्नमेंट, एंटी मोदी शाह अगर न्यूज़ दिखा दें तो मैं यहीं मौजूद हूँ। तो क्या लगता है कि देश में जो भी भुखमरी है, गरीबी है? सुनो, मैं एक चीज़ बताता हूँ, डिस्पाइट ऑफ ऑल द फैक्ट्स, अगर किसी को पॉलिटिक्स सीखनी है तो मोदी शाह से सीखनी चाहिए। मेरी बात पूरी नहीं है अभी, क्योंकि देखिए इस हमाम में सब नंगे हैं। आप राजा बनोगे ना, आप अपनी कौम चलाना चाहोगे, इनको मालूम है कि सामने वाले को कैसे नीचे झुकाना है। आप सीखो ना, राहुल गांधी आप सीखो, किसने मना किया आपको? राहुल गांधी तो ये कह रहे हैं कि मीडिया पे वो भी आरोप लगाते हैं। वो तो सब पे आरोप हैं, वो तो सब पे वो पप्पू कहना मैंने सब कहने की बातें हैं, वो सब पे आरोप हैं बिल्कुल, वो सब पे आरोप हैं बिल्कुल। आप सीखो ना उनसे, वो आपकी हर सरकार को गिराते जा रहे हैं, लोगों को खरीदते जा रहे हैं, आप क्यों नहीं कर पाते? पॉलिटिक्स है ये भैया, बिजनेस है ये भी बिल्कुल, आप करो, क्यों नहीं करते? बिल्कुल पॉलिटिक्स तो जनसेवा है, समाज सेवा है। पहले थी, वो गांधी जी के ज़माने चले गए, वो गांधी जी के ज़माने भूल जाओ बिल्कुल, जिनकी फैमिली को आज जानता ही नहीं कोई बिल्कुल भी। वो चाहते थे, वो भी पता नहीं कितने उनके आज सब गांधी जी की पोती गई थी तो प्रदर्शन। क्या हैसियत है उनकी, बताओ? उनकी फैमिली की, पूरी फैमिली है गांधी जी की, महात्मा गांधी की, किसी की कोई हैसियत है? कोई इंडस्ट्रियल तो वही कहते हैं ना कि जो इसका जिम्मेदार कौन है? जो अब गांधी जी वगैरह ये तो सर, वो जेन्युइन लोग थे, उनने अपनी फैमिली को आगे नहीं बढ़ाएगा, उनने किसी को नहीं आगे बढ़ाएगा बिल्कुल, उन्होंने किसी को आगे नहीं बढ़ाएगा। आज क्या हो रहा है कि मेरा बेटा और लोगों से और लोगों से जानते जिम्मेदारी 14 से और लोगों से जानते हैं कि पेट्रोल, रसोई गैस और डीजल की कीमत को लेकर उनका क्या राय? जी आप बताइए, कैसे देखते हैं पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमत बढ़ रही है, इससे आप कैसे देखते हैं? मोदी जी अच्छा कर रहे हैं या आपको प्रॉब्लम हो रहा है? देखिए बता रहा हूँ, कोई भी अगर प्राइस कोई भी बढ़ता है तो कस्टमर को, कंज्यूमर को प्रॉब्लम होता है, ठीक है, क्योंकि हमारे देश में हम गरीब देश है। पर इसको फिर से हमने थोड़ा दूसरी टॉपिक में ना सोचना पड़ेगा कि एक टाइम था, मतलब 2020 पूरा मार्केट और पूरा बंद पड़ा था, ठीक है। ओबियसली अगर जॉब या मार्केट सब कुछ बंद रहता है तो धीरे धीरे जब मार्केट खुलता है ना तो धीरे धीरे भाई प्राइस तो बढ़ाना पड़ेगा। जब पूरे आपने देखा होगा 20 लाख करोड़ समथिंग शायद बजट जो हमारे जीडीपी का पता नहीं कितना परसेंट है, टोटल 20 लाख करोड़ जो 2020 में पूरे भारत को दाल चावल दिया गया था। चलिए, और लोग बहुत बढ़िया, और लोग, हाँ मैं आप एक सेकंड, मैं और लोगों से जानना चाहूँ। जी बताइए। खर्चा पता है? हाँ भाई कुछ बोल रहे थे आप, बताइए कुछ। हाँ, पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ा रहे। अभी 30-40 हजार सैनिक खड़ी थी वहाँ पे लद्दाख में, वो 7-8 महीने उनका खर्चा नहीं हुआ। वो खर्चा कहाँ से आएगा? यही सबसे आएगा, और कहाँ से सरकार लाएगी? सवाल तो ये है ना, सवाल यही है ना कि 2014 से पहले नहीं होते थे खर्चे। अरे भाई साहब, इतना विपद भी तो नहीं आया था, इतना 1 साल का पूरा हो गया कि नहीं हो गया? उसी में उतना अलग से खर्चा हुआ, कहीं से आया नहीं, इनकम नहीं आया 1 साल से, कहीं से हुआ ना। लोगों का बिजनेस मंदा है, रोजगार चल नहीं रहा, कहीं पे नौकरी है नहीं। एक सेकंड, मैं एक सवाल, रोजगार नहीं है लोगों के पास,
सैलरी इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है, क्या हाल है? 12 करोड़ लोग बेरोजगार बैठे हैं। जो मोदी सरकार ने वादा किया था 2 करोड़ रोजगार देंगे। आप युवा, आप क्या करते हैं? वैसे करते क्या है? मैं कैटरिंग का काम करता हूँ, आउटडोर कैटरिंग का। आपको जॉब है अभी, आप कर रहे हैं? हाँ उनसे हाल पूछिए जो बेरोजगार। भाई साहब, अब ऐसा तो है नहीं कि 2 साल में या 5 साल में सारी बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। लगेगा टाइम तो लगेगा ना। जनसंख्या ज़्यादा है तो टाइम भी ज़्यादा लगेगा। अब अभी 1 साल में आप देख रहे हो कि कई देश कितने साल पीछे चले गए, उसमें इंडिया भी है तो पीछे गया है। तो बांग्लादेश आगे गया है, हमारा पड़ोसी देश है, पड़ोसी मुल्क है। वो एक छोटा सा देश है, नन्हा सा देश जिसको इंडिया ने ही पैदा किया, वो हमसे आगे चला गया जीडीपी में। उसकी पॉजिटिव में जीडीपी है। अरे भाई साहब, उनका खर्चा कम है, हमारा खर्चा ज़्यादा है। खर्चा मोदी जी के ऊपर पता है कितना खर्चा था? हाँ। 1 करोड़। उनका खर्चा क्या है? 24 घंटे में मोदी जी 1 करोड़ 60 लाख रुपए खर्च करते हैं। अरे यार, वो तो हर जगह प्रधानमंत्री खर्च करते हैं, मोदी का अलग से आपको मोदी जी का खर्च क्या है आपको याद हो रहा है? अरविंद केजरीवाल का याद नहीं हो रहा है। उधर पंजाब में मुख्यमंत्री का खर्च याद नहीं हो रहा है। साउथ के कोई मुख्यमंत्री उनका याद नहीं हो रहा है। सर जी, अगर ऑल इंडिया खर्चा कर नहीं सर एक बात बताइए, पूरा डिक्लेयर कर रहे थे मैं घर बंगला कुछ नहीं लूंगा। हमारे अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के सीएम है, कह रहे थे पूरा बच्चों के कसम खा के, वो तो पूरा सभी का सैलरी बढ़ा दिए, बिल्कुल पूरा जो कहते हैं कि रिच लाइफस्टाइल में है। अगर देश का जीडीपी, देश का रोजगारी भी अगर है तो पूरे भारत में हर मुख्यमंत्री का ना जिम्मेदारी है रोजगार देने के लिए, नॉट ओनली प्राइम मिनिस्टर। मोदी जी ने वादा किया था कि हम सरकार में आएंगे, सत्ता में आएंगे। मोदी जी ने वादा नहीं किया था कि कोरोना भी आएगा। अच्छा, कोरोना तो अभी सर आपके घर में कोई कोरोना नहीं हुआ क्या? हमारे घर में हुए। हमारे घर पे भी अगर पूरे मेरे भी जो गांव में जो गरीब है, वो भी चाहते हैं कि ये वैक्सीन गरीब लोगों को ना फ्री में दिया जाए। हम भगवान को प्रार्थना कर रहे थे और मोदी जी ने उसको फ्री डिक्लेयर कर रहे हैं। और क्या चाहिए भाई? पूरे सर देखिए, आप डीपली सोचो, पूरा 2020 हर लोग सोचते थे कि पहले जिंदा रहना है, बचना है पहले। ठीक। फिर से लोगों ने, अब जैसे मार्केट खुल गया, फिर से लोगों ने वही क्वेश्चन। सर एक बात बता रहा हूँ, पेट्रोल डीजल आपको बता रहा हूँ, और जब लॉकडाउन टाइम में जो ये कौन सा इंटरनेशनल ये में प्राइस 0 हो गया था, इस धरती में कभी भी इंटरनेशनल प्राइस 0 नहीं हुआ था। चलिए, आपकी सारी बात से मैं पूरी तरीके से सहमत हूँ, लेकिन बीजेपी के एक बड़े नेता है सुब्रमण्यम स्वामी, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ट्वीट किया था 2 से 3 दिन पहले कि सीता के नेपाल में जो है पेट्रोल की कीमत है 50 रुपये, लंका में भी बहुत सस्ते में पेट्रोल मिल रहा है, लेकिन राम के भारत में क्यों महंगा मिल रहा है? शतक पार कर चुका है। इस पर आप क्या जवाब देंगे? हमारा पड़ोसी मुल्क है, छोटा सा मुल्क है नेपाल, पाकिस्तान, सर देखिए, सब जगह सस्ता पेट्रोल है, यहाँ पे क्यों महंगा? सर यहीं का अच्छा पॉइंट को क्यों याद नहीं कर रहे हो? नेपाल का और दूसरे जो लाखों प्रॉब्लम है, उसी चीज को आप क्यों नहीं देखते हो? वो सर हर चीज में वही चीज है कि नहीं, इसका नेगेटिव को ही देखना है। नेपाल में भी तो गरीब है, नेपाल में भी बहुत प्रॉब्लम है, वो इसी को आपको क्यों नहीं दिखता है? मोदी जी ने कहा था अच्छे दिन आएंगे। 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी की थी, आए? सर अच्छे दिन हम लोग को खुद को करना है, नॉट ओनली प्राइम मिनिस्टर। आत्मनिर्भर भारत। हाँ, आत्मनिर्भर खुद ही करना है। सर देखिए, अगर मैंने दिल्ली में हूँ या मैं घर पे कुछ पैसा देता हूँ तो वो मेरा टैलेंटेड है ना। पहले भी कोई सरकार, कांग्रेस सरकार, सर सरकार तो देश चला रहा है, और बाकी हम लोग को खुद को करना है। कोई भी सरकार आया, खुद को काम करना है। अब अगर ये भाई भी है तो यहीं पे खुद ही काम कर रहे, कांग्रेस टाइम में भी काम कर रहे, तो अपने मेहनत से अभी भी कर रहे। ये तो क्वेश्चन तो सर कर लेते हैं कि सरकार को किसी तरह क्वेश्चन ही करना है। चलिए, इनका साफ साफ कहना है कि खुद काम करना है। और भी लोगों से जानेंगे कि जी भाई, आप कुछ बताएंगे, बोलेंगे पेट्रोल डीजल की कीमत? जी हाँ, मैं ये कहना चाहूँगा कि इस देश में या किसी भी देश में कुछ मूलभूत सुविधाएं होती हैं जो हर इंसान को चाहिए ही होती हैं, जैसे बिजली, पानी, ट्रांसपोर्ट, शिक्षा, स्वास्थ्य। ये सब ऐसी बेसिक सुविधाएं हैं जो एक अच्छे हेल्दी लोकतंत्र में फ्री होने चाहिए पूरी तरह से। हालांकि पेट्रोल डीजल का एक रिजनेबल कीमत होती है, क्योंकि वो इंटरनेशनली इंपोर्ट होता है, इंडिया में उसकी उपज नहीं होती है, इस वजह से उस पर प्राइस लगाना पड़ता है। बाकी चीज़ों के लिए हमें, जैसे केजरीवाल जी ने किया है कि उन चीज़ों को फ्री होना चाहिए। बिजली हो गई, ठीक है, स्वास्थ्य हो गया, शिक्षा हो गया, ये सब चीज़ें बेसिक नीड होती हैं किसी भी कंट्री की, ठीक है। यहाँ पे हमने आपको चुना ही इसलिए है कि हमें ये चीज़ें सस्ते और अफोर्डेबल दाम पे मिल, बिकॉज ये चीज़ें हमारी बाकी इकनॉमी की दशा तय करती हैं। अगर आज तेल की कीमत बढ़ेगी तो उसका पूरी इकनॉमी पे असर पड़ेगा, क्योंकि हमारे सारे गुड्स का ट्रांसपोर्ट उन्हीं कीमतों के ऊपर से तय होता है कि कितना हमारा कीमत बढ़ रही है और कैसे बढ़ रही है। तो ये चीज़ें जब हम सुधार लेंगे जिस दिन हम, और ऐसा नहीं है गवर्नमेंट को रेवेन्यू एक्सट्रैक्ट करने के लिए पेट्रोल की कीमत बढ़ाना ही ज़रूरी है, सिलेंडर गैस का कीमत बढ़ाना ही बड़ी ज़रूरी है।
ठीक है, और भी बहुत से तरीके हैं, तो उन तरीकों को यूटिलाइज़ करिए। और इस समय एक बात और कहना चाहूँगा कि भारत का लोकतंत्र एक बहुत ही कठिन दौर से गुजर रहा है। इसमें भारत को ये दिखाना होगा कि हम एक सशक्त लोकतंत्र हैं और ये लोकतंत्र हमेशा ऐसे ही जिंदा रहेगा। ये कठिन परिस्थिति गुजरेगी और एक दिन एक अच्छा लोकतंत्र बन के भारत का तिरंगा फिर से लहराएगा। चलिए, मतलब आपको क्या लग रहा है कि लोकतंत्र भी नहीं है इंडिया में? लोकतंत्र है मगर बहुत ही कठिन परीक्षा से गुजर रहा है, मैं ये कह रहा हूँ। क्या आपको ऐसा क्यों महसूस हो रहा है? ऐसा महसूस इसलिए हो रहा है, आप देख रहे हैं अभी कितने लोगों को बेवजह गिरफ्तार किया जा रहा है। एक ऐसा कॉमेडियन जिसने एक जोक क्रैक नहीं किया, इन्होंने पता लगा लिया वो क्रैक करने वाला है, उसको बेवजह इतने दिन तक, जी हाँ, नाम नहीं लेना चाहूँगा, आप ले सकते हैं, तो उनको किया उन्होंने अरेस्ट। उसने बोला ही नहीं, मैं वो कंट्रोवर्सी नहीं करूँ, बता रहा हूँ कि ऐसे बहुत से लोग हैं। एक अभी पत्रकार था वहाँ सिंधु बॉर्डर पे, ठीक है, वो मनदीप पुनिया, उसको गिरफ्तार कर, आप सबको गिरफ्तार कर दोगे तो लोकतंत्र खतरे में है कि नहीं? खतरे में है नहीं, बताइए। चलिए, हाँ जी भाई, जी आप जी, आप कह रहे हो गलत गिरफ्तार किया, आपने जजमेंट कैसे दे दिया कि उसने सही एक किया था? जी, अच्छा बोलो। अब इन्होंने जैसे भाई साहब ने कहा कि कॉमेडियन को लोग गिरफ्तार कर रहे हैं और देश में लोकतंत्र नहीं है, तो लोकतंत्र खतरे में नहीं, कठिन परीक्षा में अब आया है क्योंकि अब सरकार सही आई है। तो लोकतंत्र अभी 70 सालों से तो बहुत बढ़िया काम कर रहा था। देश में आग लग रहे थे, देश में दंगे हो रहे थे, कभी संसद भवन तक आतंकवादी घुस जाते थे, तब लोकतंत्र बहुत बढ़िया काम कर रहा था। तो किसान तो आत्महत्या अब करना चालू कर दिया है सिर्फ 6 सालों में, और लोकतंत्र भी अभी खतरे में आ गया। सरकार ने आंकड़ा ही देना बंद कर दिया है किसानों के, जो आत्महत्या करे किसान, सुसाइड करे, अब आंकड़ा नहीं देती सरकार, आंकड़ा नहीं देती है। आखिर ये छुपाना कैसा? मैं छुपाने के ऊपर नहीं जाऊंगा अभी, ना ही दिखाने के ऊपर जाऊंगा। देखिए सर, 125 करोड़ लोग हैं, बहुत सारे धर्म, मजहब, पंथ, जातियां हैं। हम पहले भी रहते आ रहे थे, आज भी रहते आ रहे हैं। जो 5-7 सालों में जो टेक्नोलॉजी ऊपर आई है, सारी चीज़ें अब बाहर खुल के आने लगी है, हर एक आदमी जागरूक हो रहा है, इसलिए उसको पता चल रहा है। पहले भी कानून आते थे, पास हो जाते थे, पता भी नहीं चलता था किसी को, पहले भी लोग गिरफ्तार होते थे। लेकिन समस्या यह है कि जो मोदी जी आए तो 14 में है, लेकिन उन्होंने काम करना 47 से हिसाब करना चालू किया है। ये समस्या मेन है लोगों को। 47 से? बिल्कुल, 47 से क्या और भी पीछे। अब राम मंदिर कितने पुराना मुद्दा था, आज से लगभग 500 साल पुराना मुद्दा था, लेकिन उस पर राजनीति होती थी। दरअसल मोदी जी ने राजनीति के जो कुछ मुद्दे थे वो खत्म कर दिए, चाहे वो जवान हो, किसान हो, चाहे वो आम आदमी हो। चाहते कि राम मंदिर का जो फैसला आया है वो मोदी जी ने दिलवाया? बिल्कुल मोदी जी ने ही दिलवाया है, लेकिन मोदी जी को जिस एक भारतीय ने वोट देके संसद तक पहुंचाया है, हर एक भारतीय ने राम मंदिर का फैसला दिलाया है, सिर्फ अकेले मोदी जी के बस के हैं। लेकिन मैं कतई नहीं चाहता। अब एक बात बताइए, अगर राम मंदिर नहीं बनाते, लोग रोज यही कांग्रेस पूछती थी कि आप राम मंदिर कब बनाओगे, तारीख तो बता दो। मंदिर वही बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। अब बता रहे हैं, बना रहे हैं, तो अब ये बोल रहे हैं चंदा ले रहे हैं, पैसा ले रहे हैं। तो सर ये पक्ष और विपक्ष दोनों, मेरी बात सुनिए, पक्ष और विपक्ष दोनों रहना चाहिए। देखिए मेरी बात, आप विरोध करिए, विरोध होना जरूरी है, सरकार के बाहर विपक्ष बैठना भी जरूरी है, लेकिन विरोध एक जायज चीज का होना चाहिए। ये नहीं कि कुछ भी मोदी लेके आ जाए उसका विरोध करिए। क्या लग रहा है कि आपको क्या नाजायज हो रहा है? सब कुछ जायज हो रहा है, कुछ ये तो उससे पूछे जो किसानों को कभी भरमा रहे हैं, कभी कह रहे हैं कि वैक्सीन से नपुंसकता बढ़ जाएगी, 370 से नागरिकता खत्म हो जाएगी, आप उनको बोलिए। और आप कह रहे हो कि किसान आंदोलन कह रहे हो, अब किसानों को जो भड़का रहे हैं आपकी ज़मीन छीन जाएगी। मैं कह रहा हूँ किस कागज़ में लिखा है कि आपकी ज़मीन छीन रहा है कोई? ये किस कागज़ में लिखा गया है कि नहीं आपको यहीं पर अपना अनाज बेचना, इसके अलावा कहीं नहीं लिखा है। सर आप पहले भी आज़ाद थे, अब भी आज़ाद हैं, बीच में से बिचौलियों को हटाया गया। कहने का मतलब है कि जो किसान जब प्रदर्शन कर रहे हैं यहाँ पर, गाजीपुर बॉर्डर हो या फिर सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, सब ये लोग जो है भ्रम में बैठे हुए हैं। भ्रम में नहीं है, इनको भ्रमित किया गया है, भ्रमित किया गया है। देखो सर ऐसा है, देश में 15 करोड़ किसान परिवार हैं, 15 करोड़ तो सड़कों पे नहीं है, और जो बिल है सभी किसानों के लिए है। तो आप ये देखो कि एक दिल्ली की राजधानी में सिर्फ पंजाब से चल के किसान क्यों आए, जहां इनकी सरकार है? बहुत वाजिब सवाल है। बाकी की जगह के किसान कहाँ गए? उत्तर प्रदेश है, बिहार है, मध्य प्रदेश है, 28, 30, 32 प्रदेश है जितने भी अपने, वहाँ के किसान क्यों नहीं गए? वहाँ के किसान तो खेती कर रहे हैं। चलिए देखिए, एक बात मैं बताऊँ भाई, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम पीयूष राजपूत है। पीयूष राजपूत जी, आपको पता, आपने एक बात कहा कि ये बार बात आ रही थी कि आखिर पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ही किसान क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं? आंकड़ा मैं बता रहा हूँ आपको कि क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों नहीं पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ही किसान क्यों पसंद कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, क्यों कर रहे हैं? देश में एमएसपी जो बेची जाती है अनाज, केवल 6% किसान देश के जो है वो एमएसपी पर बेचते हैं अपना अनाज, ठीक है?
मंडी सिस्टम बिहार यूपी में नहीं है और हरियाणा पंजाब के 95% किसान अपना एमएसपी पर बेचते हैं। यही वजह है जो कि पंजाब हरियाणा के किसान बेच रहे हैं। आज बिहार के जो किसान हैं वो पंजाब हरियाणा मजदूरी करने जाते हैं क्योंकि वो अपना सामान जो 1900 रुपये एमएसपी है वो 800-900 रुपये बेचने में मजबूर है क्योंकि मंडी सिस्टम नहीं है। इसी वजह, यही वजह है। सर आप रातों रात तो सारी चीज़ें सही नहीं कर सकते। एक घर बनाने के लिए पहले नींव खोदनी पड़ती है। 5 साल, 6 साल सरकार कह तो रही है कि हम उसमें संशोधन करने के लिए भी तैयार है। आप बताइए 10-10, 15-15 बार आपसे बात करने गए वो लोग, लेकिन आप तो देश जलाना चाह रहे हैं। आप किसान के नाम पे एक्चुअली देश जलाना चाह रहे हैं। आप प्रावधान रखिए, अपनी समस्या को रखिए, अगर वो न सुने तब आप आंदोलन करिए। अगर आपकी सरकार बात सुनने को तैयार है, उसमें संशोधन करने को तैयार है, आपको जो समस्या किसी भी स्टेट में है, सीए के खिलाफ प्रदर्शन करता है तो वो देश जलाना चाहता है, वो देशद्रोही हो जाता है, पाकिस्तानी हो जाता है। जला नहीं, हाँ? जला नहीं, जला दिल्ली दंगा, जला नहीं, कपिल मिश्रा जल गया, बिल्कुल नहीं जला। कपिल मिश्रा मैं कपिल मिश्रा की बात नहीं करूंगा, मैं सबकी बात करूंगा। अगर कोई भी पॉलिटिशियन, अगर किसी भी बिल हो या कोई भी XYZ कोई भी योजना आती हो, अगर उसके खिलाफ पब्लिक को भड़काता है तो उसमें नुकसान पब्लिक का ही होता है। ये आम पब्लिक को समझना चाहिए। अब यहाँ किसान के नाम पे अगर दंगे हो जाएंगे, तो अगर यहाँ आग लगेगी तो मेरा आपका तो कोई वास्ता वहाँ किसान से न था, न तो रैली से था, लेकिन आपको हमको भी नुकसान होगा। तो जनता को अपने हक को रखना बहुत ज़रूरी है, अगर वो आपके नुकसान के लायक है या फ़ायदे के लायक है, लेकिन उसका एक वाजिब तरीका होना चाहिए। ये नहीं है कि ये सड़क सबके चलने के लिए आप इस सड़क पे बैठ के सड़क को जाम कर देंगे। आप बात रखिए, मैं आपको बात रखने के लिए नहीं मना कर रहा हूँ, लेकिन ये कतई अधिकार नहीं है कि आप झंडे को उतार दीजिए, आप सड़क को जाम कर दीजिए, आप ब्लॉक कर दीजिए, आप बसों में आग लगाइए, आप पुलिस को मारिए। बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी, लेकिन हमारे पास समय इतना ही है। आज हम पहुंचे थे कनॉट प्लेस, जहाँ पे लोगों से जानना चाहते थे कि लोगों की क्या राय है। क्या देश में महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी जो बढ़ रही है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।